इवनिंग सभी लोगों को। जैसा कि हम लोग आज अपना डे 10 के जो टारगेट प्लान था उसमें हम लोग एंट्री कर चुके हैं कि डे 10 का जो हम लोग क्वेश्चन कल जो दिए थे उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और डे 11 का जो क्वेश्चन होगा वो हम आज देंगे ताकि आप लोग लिख के ग्रुप में आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भेज सकें। देखिए, डे 10 का जो क्वेश्चन आज का जो हम लोग का डिस्कशन प्लान है वो रहेगा डे 10 क्वेश्चन डिस्कशन। उसके बाद से हम एनालिसिस करेंगे इसका, फिर से उसके बाद से हम लोग करेंगे क्वेश्चन 11 का टारगेट दे देंगे। स्टैटिक्स क्वेश्चन का जो आज का आप लोग का टारगेट रहेगा 8th का फर्स्ट पार्ट, 68th क्वेश्चन नंबर 8th फर्स्ट पार्ट। ठीक, उसके बाद से जो लास्ट में हम लोग का रहेगा करेंट अफेयर्स, वन आर्टिकल करेंट अफेयर्स, द इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनास मेगा डैम प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन थ्रू माइंड मैप। देखिए, जो ब्रह्मपुत्रा पे जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है चाइना का, वो हमारे देश के लिए काफ़ी कंसर्नफुल है और उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं डे 10 का जो क्वेश्चन हम लोग क्या दिए हुए थे। देखिए, डे 10 का हम लोग का टॉपिक जो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन था राम मंदिर अयोध्या आर्किटेक्चर। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन जो दिए थे, देखिए, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर अयोध्या की वास्तुकला के बारे में बताएं, ये शॉर्ट था। उसके बाद द डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज ए रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल, इथनिक, रेशियल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली भौगोलिक, जातीय, नस्लीय, ऐतिहासिक और भाषाई विविधताओं का परिणाम थे। टिप्पणी कीजिए। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन था आप लोग को डे 10 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिस्कशन में चालू करते हैं। तो देखिए, द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ राम मंदिर। देखिए, इसको हम लोग डिफरेंट स्टाइल में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। डिजाइन एंड स्टाइल में मटेरियल क्या क्या यूज हुआ था, स्ट्रक्चर एंड डायमेंशन, एडहेरेंस टू वास्तुशास्त्र, ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग्स, सराउंडिंग फीचर्स, गर्भगृह, शिखर एंड कंक्लूजन। ये जो है सारा का सारा टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो, देखिए, हम बताते बहुत कुछ है लेकिन आपको जो है कि क्वेश्चन में क्या मतलब कि स्पेसिफिक होगा वो पता नहीं रहता है हम लोगों को, कि क्वेश्चन जो है GS1 सेक्शन आपका जो है सेक्शन 2 में क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 2 भी आ सकता है और सेक्शन 1 में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी है और हिस्ट्री का भी मतलब कि एस्पेक्ट है। तो दोनों दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये काफ़ी फेमस न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए, डिजाइन एंड स्टाइल। राम मंदिर इज कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय कर्विलिनियर शिखर एस्पायर्स। देखिए, राम मंदिर का जो ट्रेडिशनल नगर स्टाइल कौन सा है स्टाइल, देखिए 3 स्टाइल मेनली होते हैं हम लोग का, नगर, द्रविड़ और आपको तीसरा जो होता है वेसरा। द लेआउट इंक्लूड्स इसेंशियल कंपोनेंट्स सच एज सैंक्टम, गर्भगृह, मंडप, पिलर्स हॉल्स एंड मल्टीपल शिखर रिफ्लेक्टिंग ए क्लासिकल टेम्पल डिजाइन। द लेआउट इंक्लूड्स, देखिए, जो मंदिर का जो लेआउट होता है, ठीक इस तरह से होता है आपको। फिर से उसके बाद से हॉल होता है, फिर उसके बाद से गोपुरम टाइप का होता है। तो ये कहीं पे बहुत बड़ा ये होता है और कहीं पे बहुत बड़ा ये होता है, तो आप लोग अलग अलग मंदिर स्टाइल में देख लेंगे। ठीक, अब देखिए, बोल रहा है सचे संकटम गर्भगृह, जो ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पे मेन डीटी रखी जाती है, ठीक, वो आपको गर्भगृह होता है। उसके बाद से हम लोग आते हैं मंडप, हॉल्स। ये जो आपका होता है हॉल होता है कि यहाँ पे जो लोग लाइन में लगते हैं, बहुत बार पूजा अर्चना वहीं पे होती है। एंड मल्टीपल शिखर्स रिफ्लेक्टिंग, ये जो शिखर्स होता है मल्टीपल, इसके सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे मल्टीपल शिखर्स हो सकते हैं। दिस आर्किटेक्चर ऐसे इम्फेसाइज वर्टिकली एंड इंट्रिकेट डिटेलिंग विच आर हॉलमार्क्स ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये देखिए, जो आपको राम मंदिर है नगर स्टाइल इज मेनली इन नगर स्टाइल मेनली
ये नहीं कि मतलब कि एग्जैक्ट हम कह लें, मेनली इन आपको नॉर्दर्न एन से नगर और नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पर आर्किटेक्चर। देखिए अब ये हम लोग का डिजाइन स्टाइल हो गया। अब हम लोग का मटेरियल यूज्ड के बारे में हम लोग देखें। द प्राइमरी मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इज पिंक सैंडस्टोन। कौन सा है? पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान। देखिए राजस्थान से सैंडस्टोन लिया गया है। नॉन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड एस्थेटिक क्वालिटी, सुंदर भी दिखता है और ड्यूरेबल भी है। द सेंट्रम गर्भगृह इज क्राफ्टेड फ्रॉम मार्बल, symbolizing purity and reverence in Hindu architecture. The choice of material reflects both traditional practices and modern engineering techniques. देखिए दोनों है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी है और मॉडर्न आपको टेक्निकल इंजीनियर भी है। इंश्योरिंग लॉन्गेविटी मतलब लंबे समय तक चले और ब्यूटी सुंदर भी दिखना चाहिए। मटेरियल यूज। अब हम लोग आते हैं आपको स्ट्रक्चर एंड डायमेंशंस। स्ट्रक्चर और डायमेंशंस में देखिए, द टेम्पल कंप्राइजेस 3 लेवल्स adorned with intricately carved pillars, walls showcasing skills craftsmanship. देखिए 3 levels each adorned with intricate carved pillars and walls and showcasing skill craftsmanship। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े टेम्पल जो है स्किल्ड क्राफ्ट चाहिए। पिलर होंगे, वॉल्स होंगे, ये सारे की सारे ज़रूरत है आपको। Standing at approximately 161 feet tall, the temple occupies a total area of 2.7 acres, making it a significant structure in the region. It features 5 mandaps, each serving a unique purpose. गर्भगृह मंडप सैंक्टम हॉल होता है, नृत्य मंडप डांस हॉल, कीर्तन मंडप सिंगिंग हॉल, रंगा मंडप असेंबली हॉल, प्रार्थना मंडप प्रेयर हॉल्स। ये सारे जितने भी मंडप है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। कोई ज़्यादा गर्भगृह सैंक्टम नृत्य कीर्तन रंग प्रार्थना ये सब। द टेम्पल इज एलिवेटेड ऑन अ प्लिंथ मेजरिंग 350 फीट इन लेंथ, 250 फीट इन विड्थ एंड 20 फीट्स इन हाइट, सिम्बोलाइजिंग इट्स प्रोमिनेंस। देखिए टेम्पल इज एलिवेटेड इन अ प्लिंथ मेजर्स। देखिए जैसे भी कोई मंदिर निर्माण होता है तो आपको यहाँ पे एक प्लिंथ दिया जाता है नीचे में आपको। तो देखिए द टेम्पल इज एलिवेटेड ऑन ए प्लिंथ मेजरिंग 350 फीट इन लेंथ। ये जो लेंथ है आपका 350 फीट है। 250 ये चौड़ा भी होगा इस तरह से, ठीक। ये 250 है और ये जो हाइट है वो आपको 20 फीट्स है। तो ये आपको प्लिंथ हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एडहेरेंस टू वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है हम लोग इसको देखेंगे। द टेम्पल्स डिजाइन फॉलोज एंशियंट वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल विच आर बिलीव टू इंश्योर हार्मनी एंड फ्लो ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी। देखिए स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने के लिए ये आपको वास्तुशास्त्र से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। दिस एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल गाइडेंस रिफ्लेक्ट डीप रिस्पेक्ट फॉर cultural heritage and spiritual beliefs. The careful planning of the temple's layout aims to create a conducive environment for worship and meditation. जो आपको टेम्पल का लेआउट है ऐसा बनाया गया है कि जिसका मतलब एम है टू क्रिएट ए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। मतलब आप जाए तो ऐसा लगे कि हाँ हमको पूजा करने की और मेडिटेशन ध्यान करने की यहाँ पे आवश्यकता है। अब हम लोग आते हैं ornamental and carvings. The temple is richly adorned with intricate carvings depicting Hindu deities, mythological narratives and floral patterns and geometric motifs. देखिए मतलब ornamental सुंदरता एंड कार्विंग्स कैसे कैसे उस टेम्पल पे कार्विंग्स वगैरह हुए हैं, नक्काशी जिसको बोलते हैं। स्कल्पचर्स इलुस्ट्रेटिंग सीन फ्रॉम रामायण एंड अदर इफेक्ट्स। देखिए जितना स्कल्पचर है वो रामायण का जो सीन है, ठीक है, उसको वहाँ पे बनाया गया है। इपिक्स आर प्रोमिनेंटली फीचर्ड हाईलाइटिंग द लाइफ एंड वैल्यूज ऑफ लॉर्ड राम। लॉर्ड राम का जो लाइफ था उसके वैल्यूज, ठीक है, उसी को डिपिक्ट किया गया है वहाँ पे। दिस आर्टिस्टिक एलिमेंट सर्व नॉट ओनली एज डेकोरेशन, ये केवल डेकोरेशन के लिए ही नहीं है बट ऑल्सो ए स्टोरी टेलिंग डिवाइसेस कन्वेइंग स्पिरिचुअल मैसेज टू द डिवोटीज। देखिए
ये केवल डेकोरेशन के लिए नहीं है कि डेकोरेशन, ये मतलब ये भी दिखाता है कि कैसे जो श्री राम थे वो उनके स्टोरी को वहाँ पे दिखाता है, एक मैसेज डिवोटीज जो है वहाँ पे श्रद्धालु जो है उनके अंदर में जाए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सराउंडिंग्स एंड फीचर्स। देखिए द टेम्पल कॉम्प्लेक्स विल इंक्लूड गार्डन्स होगा, ए म्यूजियम होगा एंड ए रिसर्च सेंटर। गार्डन म्यूजियम रिसर्च डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम्स लीगेसी इन रीचिंग द विजिटर्स एक्सपीरियंस, मतलब जो भी जाए वहाँ पे उनको अच्छा अनुभव मिले। द मेन एंट्रेंस नॉन एज सिंह द्वार लायन गेट इज इंट्रिकेटिंग डेकोरेटेड सिम्बलाइजिंग प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। जो मेन उनका जो द्वार है, ठीक है, वो सिंह द्वार है, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। एक ग्रैंड परिक्रमा पथ सर्कुमुलेटरी परिक्रमा पथ, देखिए मंदिर होता है उसके चारों तरफ से जो आपको परिक्रमा जहाँ पे किया जाता है मंदिर के चारों तरफ, तो उसको परिक्रमा पथ बोलते हैं। Surrounds the temple, allowing devotees to perform rituals and engagement in spiritual practices। जैसे मतलब मान लेते हैं कि आप श्री राम बोलते बोलते चारों तरफ से मंदिर का चक्कर लगाना चाहते हैं, सर्कुलेट, उसी को बोल रहे हैं परिक्रमा पथ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं गर्भगृह एंड सैंक्टम सैंक्टोरियम। देखिए द सैंक्टम हाउसेस एन आइडल ऑफ लॉर्ड राम इन चाइल्ड फॉर्म राम लल्ला seated on a throne which is central to the temple's spiritual significance. The Garbhagriha is strategically positioned to allow sunlight to illuminate the idol at specific times, enhancing its sacredness। देखिए गर्भगृह जो है, जो इसमें डीटी रहते हैं, इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशन टू अलाउ सनलाइट, उसका डिजाइन ऐसा किया है कि सनलाइट उसके अंदर इल्यूमिनेट हो। द आइडल एट स्पेसिफिक टाइम इनहेंसिंग इट्स sacredness। These design elements reflects the importance of natural light in religious practices and connection between nature and spirituality। मतलब आप प्रकृति से जुड़े, ठीक है, स्पिरिचुअल हो, इससे संबंधित वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब हम लोगों का आता है नेक्स्ट जो है शिखर्स एंड कैलाश। देखिए द टेम्पल बोस्ट 5 शिखर्स, जो टेम्पल है 5 शिखर्स है। आपको बोले कि छोटे छोटे बहुत सारे शिखर्स अराउंड द टेम्पल मेन गर्भगृह होते हैं, विद द टॉलेस्ट पोजीशन एबव द सैंक्टम सैंक्टोरियम इनहेंस इट्स विजुअल इम्पैक्ट। मतलब जो सबसे टॉलेस्ट है वो गर्भगृह का ही है, जिसको सैंक्टोरियम यहाँ पे बोला गया है। ए गोल्ड प्लेटेड कैलाश फिनियल क्राउन्स द मेन शिखर कंट्रीब्यूटिंग टू द टेम्पल्स ग्रैंडुअर एंड स्पिरिचुअल सिम्बोलिज्म। एक गोल्ड प्लेटेड कलश, देखिए कलश आपको घड़ा को कलश बोलते हैं, ठीक, ये हो गया। ए गोल्ड प्लेटेड कलश क्राउन द मेन शिखर कंट्रीब्यूटिंग टू द टेम्पल्स ग्रैंडुअर एंड स्पिरिचुअल सिम्बोलिज्म। दिस शिखर्स आर डिजाइन टू ड्रॉ द आई अपवर्ड अप रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन बिटवीन द अर्थली एंड द डिवाइन। मतलब इसको ऐसे देखने से लगेगा कि आप डिवाइन मतलब स्वर्ग की तरफ आप देख रहे हैं, अर्थली एंड डिवाइन। अब जो है हमको लोग का लास्ट जो पार्ट है कंक्लूजन, आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो कंक्लूजन है उसको हम लोग देखेंगे। द राम मंदिर अयोध्या इज मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर दैट सीमलेसली इंट्रिकेट्स एंशिएंट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन विथ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे आप इतना पढ़ाने के बाद से ध्यान दिए होंगे कि अब ट्रेडिशनल ये जो मेन आपका टेम्पल है वो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों का ब्लेंडिंग है, दोनों को मिक्स है, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न। इट स्टैंड्स ए बीकन ऑफ डिवोशन, हेरिटेज एंड आर्टिस्ट्री इम्बॉडिंग द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इथोज ऑफ इंडिया। ये मतलब कि पूरे इंडिया का जो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आपको इथोज है उसको दिखाता है। द टेम्पल्स ग्रैंडुअर एंड मेटिकुलस क्राफ्टमैनशिप आर poised टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट आइकोनिक टेम्पल्स इन द वर्ल्ड, अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड डिवोटीज एलाइक। काफ़ी है, अच्छा है। बहुत लोग जो है आप लोग में से कोशिश भी कर रहे होंगे विजिट करने का, तो विजिटर्स को बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या क्या देखे एक बार बस ओवरव्यू कर लेंगे। डिजाइन एंड स्टाइल आप देख लिए, नगर स्टाइल है, ठीक है, नगर स्टाइल आपको है, गर्भगृह है, मंडप है, मल्टीपल सर्कल। मटेरियल कौन कौन सा, तो देखिए
पिंक सैंडस्टोन यूज हुआ है, स्ट्रक्चर्स एंड डिजाइन है, स्ट्रक्चर्स एंड डिजाइंस मंडप है आपको, गर्भगृह है, ठीक, प्लिंथ है, एडहेरेंस टू वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र के इसको के अनुसार बनाया गया है, ऑर्नामेंटल एंड कार्विंग्स है कि कैसे कैसे मतलब नक्काशी वहाँ पे की गई, सराउंडिंग फीचर्स है, मेन गर्भगृह के अराउंड में क्या क्या मतलब कि बनाया गया है, गर्भगृह के बारे में भी है। गर्भगृह के बारे में बताने का मेन उद्देश्य था कि आपको डीटी के बारे में बताया जाए, शिखर्स एंड कलश, ठीक, ये सारे के सारे शिखर्स एंड कलश अपने आप में जो है आपको स्पिरिचुअलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद से फाइनली हम लोग कंक्लूजन देखें तो इस तरह से फीचर्स ऑफ राम मंदिर आर्किटेक्चरल फीचर्स है दिया हुआ। अब हम लोग आते हैं जो हमारे क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन था, डाइवर्सिटी इन टेम्पल एक्रॉस इंडिया। देखिए तो अब दूसरा जो क्वेश्चन था हम लोग का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस हुआ है उसको हम लोग देखते जाएंगे कि देखिए नॉर्दर्न इंडिया में नगर स्टाइल, अभी जस्ट आप लोग को राम मंदिर के बारे में बताया, तो नगर स्टाइल जो है आपको नॉर्दर्न इंडिया में है। अब हम लोग आते हैं इसमें, देखिए देखिए नगर स्टाइल इज कैरेक्टराइज बाई कर्वीलिनियर शिखर स्पायर एंड ए प्रोमिनेंट फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए शिखर्स जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, कर्वीलिनियर, ठीक। दिस आर्किटेक्चर स्टाइल इज ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड यूजुअली लोकली अवेलेबल मटेरियल सच एज सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, देखिए राम मंदिर में आपको पिंक सैंडस्टोन हुआ है और एक ग्रेनाइट की बात करें। दिस डिजाइन रिफ्लेक्ट्स द ड्राई क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स विच इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेम्पल। देखिए हम लोग का जो है कि ड्राई क्लाइमेट्स है, नॉर्दर्न रीजन जो है ड्राई क्लाइमेट है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको उस तरह से टेक्निक अपनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं साउदर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया जो द्रविड़न स्टाइल है आपको, द द्रविड़न स्टाइल इज मार्क्ड बाय टावरिंग गोपुरम्स। देखिए टावरिंग गोपुरम्स, मंदिर में जैसे मेन सेंक्टम जो होता है, मंदिर मेन जिडिटी होते हैं, उसमें एंट्री करने से पहले एक बहुत बड़ा विशालकाय, ठीक, आपको गोपुरम होता है, गेटवे टावर्स होता है, एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स, उस पर मतलब बहुत नक्काशी किया होगा, बहुत शोकेसिंग द रीजन्स रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज, मतलब काफ़ी आर्टफुल में आपको बनाया गया उसका। दिस स्टाइल इज प्रिवलेंट इन तमिलनाडु एंड अदर साउदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक, आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे आपको, वेयर ग्रेनाइट इज एबेंडेंटली अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। देखिए द्रविड़न स्टाइल में आपको ग्रेनाइट ज़्यादा मिलेगा, ग्रेनाइट, और यहाँ पे आपको हम लोग जो नगर स्टाइल में देखें सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, सैंडस्टोन यहाँ से ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे ग्रेनाइट ज़्यादा फेमस। द आर्किटेक्चरल फीचर्स आर एडॉप्टेड टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक, और ट्रॉपिक, तो दोनों के बीच में आपको ज़्यादा नज़दीक में जो आपको द्रविड़न स्टाइल है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पे बनाया जाता है, अलाउइंग फॉर वेंटिलेशन एंड कूलिंग विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। देखिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, जैसे कि ठंड के दिन में भी नॉर्दर्न इंडिया में यदि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 8 डिग्री 7 डिग्री 6, तो वहाँ पे आपको 20 21 22 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ईस्टर्न इंडिया जो कि कलिंगा स्टाइल, देखिए द कलिंगा स्टाइल सीन इन उड़ीसा एंड बंगाल। देखिए कलिंगा जो स्टाइल है, कलिंगा क्षेत्र, जो अशोक जो जीते थे कलिंगा, उसके बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। उड़ीसा एंड बंगाल इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टली कार्ड एक्सटीरियर्स एंड इलाबोरेट स्कल्पचर्स। टेम्पल लाइक सन टेम्पल एट कोणार्क, सन टेम्पल जो काफ़ी फेमस है, सूर्य मंदिर, एग्जेम्प्लीफाई द रीजनल प्रेफरेंस फॉर इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री एंड डिटेल क्राफ्ट। यदि आपको घूमने का मौका मिले तो सन टेम्पल जरूर जाए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट एंड माइथोलॉजी इन रीजन, ऑफन डिपिक्टिंग वेरियस डिटीज एंड स्टोरीज। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिमालयन रीजन। देखिए हिमालयन रीजन जो है आपको पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एडेप्टेड टू द कोल्ड एंड स्नोवी ट्रेडिशन कंडीशंस ऑफ द हिमालय। देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि वेदर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन का हम लोग का डिमांड है कि कैसे ज्योग्राफी जो है इन्फ्लुएंस करता है
टेम्पल, ठीक, कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेदर की बात कर रहे हैं कि क्या मतलब कि देखिए नॉर्दर्न रीजन जो होता है कि किस तरह के किस तरह का जो है वेदर होता है, साउदर्न में किस तरह का वेदर रहता है, फिर से आपको ईस्ट कलिंगा स्टाइल में किस तरह का वेदर रहता है, हिमालयन रीजन में किस तरह का वेदर रहता है। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए वो ज्योग्राफी से आपको ज्योग्राफी कल एस्पेक्ट टेम्पल में एंट्री कराते हैं, ताकि जो है आसानी से टेम्पल बहुत लंबे समय से लंबे लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए और डिवोटी जो जाए उनको स्पिरिचुअलिटी पे अच्छे से ध्यान दे अपना, ताकि वो लोग अपना जो कार्य के लिए आए हुए हैं वो पूर्ण हो सके। अब उसके बाद से हिमालयन रीजन पगोड़ा स्टाइल हम लोग देख रहे थे। द पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अडेप्टेड टू द कोल्ड एंड स्नोवी कंडीशन ऑफ द हिमालयन रीजन। टेम्पल्स इन दिस एरिया टिपिकली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वुड। देखिए यहाँ पे यदि सैंडस्टोन, ठीक, और आपको दूसरा था ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बनाएंगे तो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन देखेंगे कि ठंड के दिन में बहुत ठंड हो जाएगी, तो पूजा करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको यहाँ पे मंदिर जो है हिमालयन रीजन में वुड का ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, विच इज़ मोर सूटेबल फॉर क्लाइमेट कंडीशंस। दिस डिजाइन ऑफन फीचर्स टीयर्ड रूप्स। देखिए टीयर्ड रूप्स मतलब क्या है कि देखिए इस तरह से आपको लकड़ी का बनाए, फिर से उसके बाद से लकड़ी का, फिर से ऊपर से लकड़ी का, ठीक, तो इस तरह से आपको जो है टीयर्ड रूप्स दैट हेल्प इन शैडोइंग स्नो। और देखिए इसमें यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण होता है, जैसे आप सिंपल सा देखिए नेपाल में आपको विश्वनाथ टेम्पल है, काठमांडू में जो मेनली टेम्पल है, या वहाँ उस उनके अलावा भी और भी कई मंदिर देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह से मंदिर बनाया जाता है, ताकि जो है स्नोफॉल हो यहाँ पे तो वो अपना आराम से यहाँ से गिर सके, ठीक। टियर रूप्स दैट हेल्प इन शेडिंग स्नो एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट हार्श वेदर। वहाँ का वेदर जो होता है हार्श होता है। अब हम लोग आते हैं वेसरा स्टाइल इज एन आर्किटेक्ट ब्लेंड ऑफ द नगर एंड द्रविड़ स्टाइल। देखिए आप जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक, तो देखिए हम लोग भारत में तो नॉर्दर्न हो गया, नॉर्दर्न में आपको नगर स्टाइल हो गया, ठीक, साउदर्न में आपको द्रविड़ हो गया, सेंट्रल रीजन में ये जो आपको रीजन है ये सेंट्रल रीजन में किस तरह के, तो वेसरा स्टाइल। ऑब्वियस सी बात है इसका भी इन्फ्लुएंस होगा, इसका भी इन्फ्लुएंस होगा। हम लोग कलिंगा वाला जो देख रहे थे वो ये पोर्शन में देख रहे थे, कलिंगा वाला, ठीक है। तो देखिए ये सारे का जो इन्फ्लुएंस वेसरा स्टाइल में होगा। तो देखिए उसी के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। वेसरा स्टाइल इज एन आर्किटेक्चर ब्लेंड ऑफ द नगर एंड द द्रविड़ फाउंड इन प्रोडिबिलिटी इन द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन में इट फीचर्स इंट्रिकेट carvings and a harmonious design that reflects cultural influences of both northern and southern India. Temples built in Western style often have rich sculpture decor, elaborate ceilings showcasing the artistic measures. देखिए एक चीज़ और है जो इस पोर्शन में छूटा हुआ है। देखिए सारे का जितना भी हम लोग पढ़े, नगर स्टाइल का फेमस जो मंदिर होगा, फेमस टेम्पल होगा, उसका नाम जरूर लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी लिख के हम लोग को बताइए द्रविड़ स्टाइल का कौन सा फेमस टेम्पल है। कलिंगा स्टाइल में सन टेम्पल हम आपको बता दिए, ठीक है। पगोड़ा हिमालयन स्टाइल में बताइए और वेसरा स्टाइल में बताइए। तो ये सारा का सारा जो है कमेंट बॉक्स में हम लोग को ज़रूर बताइए, उसके बारे में ज़रूर लिखिए कि कौन कौन सा इथनिक एंड रेशियल इन्फ्लुएंसेस। देखिए ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस पढ़ लिए, अब नेक्स्ट हम लोग का जो पोर्शन है इथनिक एंड रेशियल इन्फ्लुएंसेस। तो देखिए इथनिक एंड रेशियल इन्फ्लुएंसेस में द्रविडियन इन्फ्लुएंस इन द साउथर्न, आर्यन इन्फ्लुएंस इन द नॉर्दर्न। देखिए अब हम लोग देखेंगे द्रविडियन इन्फ्लुएंस इन द साउथ। The Dravidian ethnic groups has significantly shaped the architectural landscape in southern India, leading to creation of sprawling temples complexes. These temples emphasize monumental and symmetrical design reflecting the cultural values and religious practices of the Dravid people. The use of local materials and traditional construction techniques is evident in the grand scale of these temples. देखिए द्रविड़ influences the south। देखिए इथनिक जब हम लोग पढ़ते हैं
इथनिक एंड रिचुअल, तो द्रविड़ था आपको साउथर्न में, आर्यन थे नॉर्थ में, नॉर्दर्न रीजन में। तो देखिए ये दोनों का जो है असर पड़ेगा अपने टेम्पल स्टाइल पे भी। द आर्यन इन्फ्लुएंस इज प्रोमिनेंटली इन नॉर्दर्न टेम्पल्स विच टेंड टू मोर कॉम्पैक्ट एंड फोकस ऑन सैंक्टम, गर्भगृह। ये जो हम लोग है मोर फोकस किस पे करते हैं, गर्भगृह पे। दिस आर्किटेक्चर प्रेफरेंस रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सोशल structures of the Aryan communities. The design often incorporates elements that facilitate ritual and enhance the spiritual experience of the worshippers. देखिए ये ज़्यादा फोकस किस पे करता है, रिचुअल एंड इनहेंस द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक बार और आपको द्रविड़ वाले में बता देते हैं। इथनिक ग्रुप है सिग्निफिकेंटली शेप आर्किटेक्चरल चेंजेस साउदर्न लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ स्प्रॉलिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस। वहाँ का जो रिच डाइवर्सिटी है, ठीक है, और टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में दिख जाएगा आपको। दिस टेम्पल एम्फेसाइज मोनूमेंटल एंड सिमेट्रिकल डिजाइन। डिजाइन जो होता है सिमेट्रिकल होता है, मोनूमेंटल होता है, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल वैल्यूज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द द्रविडियन पीपल। द यूज ऑफ लोकल मटेरियल एंड ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज इविडेंट इन द ग्रैंड स्केल ऑफ दिस टेम्पल्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा लिखा हुआ, लेकिन आप लोग शॉर्ट में ही लिख लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए डायनेस्टिक पैट्रोनेज, इन्वेजन एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक, ये दो है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में। तो हम लोग डायनेस्टिक पैट्रोनेज के बारे में देखेंगे। द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैट्रोनेज ऑफ वेरियस रूलिंग डायनेस्टिक थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री। देखिए आपको टेम्पल मेनली होते थे, बहुत सारे जो राजा है आपको किंग जो हो वो अपना टेम्पल खुद बनवाते थे। टेम्पल, वो टेम्पल जैसे चोला वन में के द्वारा बनवाया गया, उनके वंशजों के द्वारा बनवाया गया, तो वो टेम्पल एक तरह से उनका प्राइड होता था। उनका प्राइड होता था कि ये टेम्पल देख के लोगों वहाँ की समृद्धि के बारे में लोग जान पाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय पैट्रोनेज of various ruling dynasties throughout the Indian history. For example, Chola dynasty in the south is known for building monumental Dravidian style temples that showcase their power and devotion. कि पावर, सत्ता का जो पावर था वो दिखाता है और डिवोशन दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। अब नेक्स्ट आता है द गुप्ता डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडिया इंडिकेट्स द नगर स्टाइल टेम्पल्स रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ देयर इरा। वो जो अपना गुप्ता डायनेस्टी के नगर स्टाइल के टेम्पल जो बनवाए थे वो रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ द उस इरा में, कि हाँ कि उतना कल्चर था, आर्टिस्ट अच्छे थे, तो अपना बनाए थे मंदिर को। नेक्स्ट इन्वेजन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। देखिए ये तो आपको द्रविड़ स्टाइल में देख लिया हम लोग। अब क्या है कि कैसे इन्वेजन हुए, बाहर से जो भी कुछ कोई लोग आए, ठीक, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, कि इन्वेजन हुआ, बाहर से आए, ठीक है, इन्वेजन किए, और कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। हिस्टोरिकल इन्वेजन पार्टिकुलरली इस्लामिक इन्वेजन। देखिए मुग़ल जब आए, या उसके पहले दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, वो भी, उसके बाद से आपको मुग़ल आए, ठीक, तीसरा में ब्रिटिश आए। तो इस तरह से जो आपको इन्वेजन हुआ, तो उसका इन्वेजन का क्या असर हुआ उसके बारे में हम लोग। The historical invasion, particularly in Islamic invasion in northern India, led to modification in temple architecture. देखिए ये modification किए temple architecture में। Hybrid styles emerged such as Indo-Islamic influences। देखिए इंडियन भी, इस्लामिक भी, which can be seen in certain structures that blend traditional Hindu design with Islamic element. These cultural exchanges enrich the architectural landscape, leading to a diverse era of temple styles across the country. ये आपको हो गया। अब हम लोग आते हैं लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल फैक्टर। लिंग्विस्टिक आपको लैंग्वेज के आधार पे, कल्चरल फैक्टर देखिए इसमें भी दो है, इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। देखिए हम लोग पहले देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर। The linguistic diversity in India has contributed to the development of distinct cultural practices which are reflected in temple rituals and architecture. देखिए
हम लोग संस्कृत के भाषा में जो है आपको टेम्पल के रिचुअल्स अभी भी करते हैं। तो देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन आर्किटेक्चर, कैसे लैंग्वेज जो है आर्किटेक्चर पे। फॉर इंस्टांस, तमिल इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द्रविड़न टेम्पल हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ तमिल कल्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, तमिल जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, फाउंड इन द्रविड़ टेम्पल में जो फाइंड आउट करते हैं, हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ तमिल कल्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सिमिलरली संस्कृत एंड प्राकृत स्क्रिप्चर्स देखिए, संस्कृत एंड प्राकृत स्क्रिप्चर्स दो इन नॉर्दर्न टेम्पल इन्फेसाइज द कनेक्शन टू वैदिक ट्रेडिशंस। देखिए, वैदिक ट्रेडिशन से आपको उसको जोड़ता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज इन द रीजनल प्रैक्टिस, वो इतना मतलब कि फेमस लैंग्वेज था कि उसका जो इंस्क्रिप्शन पाया जाता है अभी भी बहुत सारे नॉर्दर्न टेम्पल पे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपको कल्चरल एंड प्रैक्टिकल रिचुअल्स। द आर्किटेक्चर डिजाइन ऑफ टेम्पल ऑफन एकोमोडेट स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस यूनिक टू द रीजन। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन ट्रेडिशनल सेरेमनीज which influence the layout and features of the temple. The integration of the local customs into temple architecture fosters a sense of community and continuity in the cultural history. देखिए, यहाँ पे मेनली है आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। साउथ में भी नॉर्थ में भी आपको होता है। साउथ एंड नॉर्थ में आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस, मान लेते हैं सिंपल से, जैसे आपको एक कल्चरल प्रैक्टिसेस बताते हैं। बहुत सारे जो है साउथ टेम्पल जाते हैं तो अपना बाल को वहाँ पे दान दे देते हैं, बाल छिलवा के गंजे होके चले आते हैं वहाँ। तो इस तरह से कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स आपको फॉलो किया जाता है। अब हम लोग लास्ट पार्ट आ गए हैं इस क्वेश्चन के कंक्लूजन के, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लूरलिस्टिक हेरिटेज। देखिए, डाइवर्सिटी इन टेम्पल आर्किटेक्चर सर्व्स एज ए टेस्टामेंट टू द कंट्रीज पोलरिस्टिक हेरिटेज। पोलरिस्टिक हेरिटेज क्या है? तो देखिए, डाइवर्सिटी है, ठीक, अलग अलग फेथ को मानने वाले लोग हैं, तो उसके अनुसार आपको फेथ को मानने वाले लोग हैं तो पोलरिस्टिक हेरिटेज होगा ही। सबका अपना अपना मानना है तो वो अपने मान्यता के अनुसार, फेथ के अनुसार कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये तरह से पोलरिस्टिक हेरिटेज है। ईच टेम्पल स्टाइल नॉट ओनली फंक्शंस एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल, सोशल एंड आर्टिस्टिक इथोज ऑफ इट्स रीजन। देखिए, ये नहीं है कि नॉट ओनली फंक्शन एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे आपको तिरुपति है, तिरुपति बालाजी, ठीक, ये इतना फेमस है कि तिरुपति बालाजी के नाम से ही फेमस है। जगह का नाम है तिरुपति बालाजी, वहाँ के डीटी हुए, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल, सोशल, आर्किटेक्टिक इथोज ऑफ इट्स। द हारमोनियस ब्लेंड ऑफ लोकल एंड पैन इंडियन ट्रेडिशन शेप्ड बाई वेरियस इन्फ्लुएंसेस ओवर सेंचुरीज इज एविडेंट इन रिच टेपेस्ट्री ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट थ्रू आउट द कंट्री। देखिए, कोई भी रीजन में आपको, जिस रीजन में जो टेम्पल बनाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो लोकल इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, लोकल इन्फ्लुएंस वो आपको असर दिखता रहेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं। द हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ लोकल एंड पैन इंडियन ट्रेडिशन, मतलब अलग अलग, जैसे मान लेते हैं नॉर्थ इंडिया से कुछ मतलब कि लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, या साउथ इंडिया के लोग हैं, फिर से ईस्ट इंडिया के लोग हैं, तो ये सारे लोगों का इस टेम्पल, जो टेम्पल बन रहा है उस पर उसका असर दिखेगा, ठीक। तो ये हम लोगों का पोर्शन था, डाइवर्सिटी इन टेम्पल अक्रॉस इंडिया। ये हमारा टॉपिक था, आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक, कि कैसे मतलब कि नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, कलिंगा स्टाइल, पगोड़ा, वेसरा, इथनिक द्रविडियन इन्फ्लुएंस इन द साउथ। उसके बाद से इन हिस्टोरिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, डायनेस्टी, पैट्रोनेज एंड इन्वेजन ऑफ कल्चरल एंड एक्सचेंज, ये सारे के सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं द इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनाज मेगा डैम प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये काफ़ी फेमस जो है, आपको अभी के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बन गया है कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बहुत बड़ा डैम बनाने जा रही है। तो उसके बारे में, उस डैम से क्या क्या इंडिया पे इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या अफेक्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग। देखिए, इसको हम लोग बांट दिए हैं, ओवरव्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, चाइना मेगा डैम प्रोजेक्ट, रिस्क टू लोकल कम्युनिटीज, द हाइड्रो पावर
रेस इन द रीजन, फ्यूचर कंसिडरेशन एंड अल्टरनेटिव कंक्लूजन। ये इतने पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक, ओवरव्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखिए ओवरव्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देखेंगे। द जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर सिस्टम। देखिए द ब्रह्मपुत्रा इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर स्पेनिंग 4 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्री से गुजरती है? चाइना, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। देखिए इसका जो रिवर बेसिन है बहुत बड़ा है। तो इसका रिवर बेसिन और ये किस किस मतलब कि कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो चाइना, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत, यारलुंग जांगपो, जिसको यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। इट फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो है आपको, ठीक, ईच रिपेरियन कंट्री, रिपेरियन कंट्री मतलब जो बेनिफिट जो कंट्री लेती है, हैज़ प्लान्ड ए सिग्निफिकेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर डैम्स एंड इरीगेशन सिस्टम। देखिए कोई भी रिवर से हम लोग कोशिश करते हैं कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, और तीसरा एनर्जी। बहुत सारे मैं अपने वीडियो में भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर और एनर्जी के लिए, 3 चीज़ों के लिए वहाँ बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये भी जो है आपको 3 चीज़ों के लिए रिपेरियन कंट्री प्लान ए सिग्निफिकेंट वाटर प्रोजेक्ट। देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम के इन्फ्लुएंस पे हम लोग आते हैं। द रिवर इज क्रूशियल फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब आपको एनर्जी से रिलेशन है, तो एग्रीकल्चर हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, एनर्जी, वही बात बोले अभी जस्ट हम आपको। द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर सिस्टम, इट सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम। देखिए ये तो हो गया, इसके अलावा जो है डाइवर्स इकोसिस्टम एंड इज इंटीग्रल टू द हिमालयन बायो रीजन इकोलॉजी। ये जो है आपको हिमालयन बायो रीजन है, ठीक है, हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के मामले में, तो उसको भी इम्पैक्ट करता है। द रिवर्स फ्लो इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड मानसून पैटर्न इन द रीजन। देखिए जहाँ जहाँ से रिवर आपको गुजरती है, तो वाटर लेवल जो होता है, पानी का जो लेवल होता है, वो आपको हाई, आपको कम ही डेप्थ पे पानी मिल जाती है। नहीं तो आपको सिंपल सा एक छोटा सा एक कि मान लेते गंगा किनारे जितना आपको जल्दी से वाटर लेवल मिल जाएगा, उतना आपको गंगा से जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उससे वाटर आपको ज़्यादा मतलब कि खोद के वहाँ से पानी निकालना पड़ेगा, डेप्थ ज़्यादा देना पड़ेगा हैंडपम्प का। अब चाइनास मेगा डैम प्रोजेक्ट, जो हम लोग के क्वेश्चन का मेन एस्पेक्ट है कि चाइना का मेगा डैम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड टाइमलाइन, जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। देखिए 2 एस्पेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब पहला जो है हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑन टाइमलाइन। देखिए प्रोजेक्ट डिटेल्स क्या है? चाइनाज प्लान फॉर ए मेगा हाइड्रो प्लान पावर डैम एट द ग्रेट बेंड इन मेडोक काउंटी हैज़ बीन इन द डेवलपमेंट फॉर डिकेड्स। काफ़ी दिनों से ये मतलब कि न्यूज़ में आपको है, लेकिन अभी इस साल जो है ज़्यादा फेमस हो गया है आपको, ठीक है, क्योंकि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है चाइना के द्वारा, उसको थोड़ा सा अब तीव्र गति दे दी गई है। चाइनास प्लान फॉर ए मेगा हाइड्रो पावर डैम एट द ग्रेट बेंड इन मेडोंग काउंटी। कहाँ पे ये है? मेडोंग काउंटी आपको है ग्रेट बेंड, जहाँ पे मेनली आपको जब ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है तो इंडिया में इंटर करने से पहले बहुत बड़ा एक बेंड है, उसी को बोल रहा है, वहीं पे बनाने के लिए प्लान चल रही है। द प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली इंक्लूडेड इन चाइनाज 14th 5-year प्लान इन 2020। देखिए 2020 में ही 14वां 5-year प्लान उनका था, वहाँ पे आपको ऑफिशियली इंक्लूड रिसीव्ड ए अप्रूवल ऑन December 25th 2024। बात तो उस समय हुई थी, लेकिन अप्रूव कब हो गया? आपको अप्रूव हो गया आपको दिसंबर, अभी हाल ही में जो है दिसंबर 2024 में। ठीक, मान लेते हैं कि जैसे हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं कोई काम करने के लिए, तो ठीक है 14th 5-year प्लान में वो ऑफिशियली पुटअप किया गया और आपको दिसंबर 25 2024 को अप्रूवल मिल गया। द डैम इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए कैपेसिटी ऑफ 60 गीगावाट। देखिए अकेले जो है ये डैम 60 गीगावाट, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द डाउनस्ट्रीम कंट्रीज। जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज है, डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हम लोग कौन कौन है? आपको इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा। मान लेते हैं पानी रोक के रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वाटर लेवल है वो और जो है नीचे जाएगा।
जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। अब जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। द डैम रिप्रेजेंट ए स्ट्रेटजिक मूव बाय चाइना टू असर्ट कंट्रोल ओवर द रिवर सिस्टम। देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटजिक मूव है ये चाइना का, किस पे, कंट्रोल ओवर द रिवर सिस्टम, व्यूड एज ए सोवरेनिटी मार्कर। देखिए रिवर सिस्टम है, जब भी कोई मतलब कि मल्टी कंट्री रिवर होती है तो उस पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो रिपरिन कंट्री है, जो मतलब उस रिवर से बेनिफिट होते हैं जो जो कंट्री, उनसे एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो देखिए एसर्ट कंट्रोल ओवर द रिवर सिस्टम and viewed as a sovereignty marker. India, Bhutan, Bangladesh are concerned about potential reduction in water flow. ऑब्वियस सी बात है, जब डैम बनाया जाएगा तो पोटेंशियल रिडक्शन इन वाटर फ्लो एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर देयर वाटर सिक्योरिटी, हम लोग का जो वाटर सिक्योरिटी है वो खतरे में है। द लैक ऑफ ए कम्प्रीहेंसिव ट्रीटी जो है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना के बीच में होना चाहिए अमॉन्ग द रिपेरियन कंट्रीज कॉम्प्लिकेट्स कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द रिवर। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी बननी चाहिए इस डैम प्रोजेक्ट को लेके, जो कि अभी तक चाइना के द्वारा अभी तक इस पर बात नहीं की गई है। रिस्क टू लोकल कम्युनिटीज, कौन कौन से लोकल, देखिए इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लाइवलीहुड, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लाइवलीहुड। अब देखते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या है। द कम्युनिटी अलोंग द ब्रह्मपुत्र हैव हिस्टोरिकली अडॉप्टेड टू द रिवर्स नेचुरल साइकिल बट मेगा डैम डिस्टर्ब दिस रिलेशनशिप। देखिए कम्युनिटीज अलोंग द ब्रह्मपुत्र है, जो भी कम्युनिटीज वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में आपको रहते हैं, ठीक है, अलोंग द रिवर नेचुरल साइकिल, मतलब कि पानी कंटिन्यूअस जो भी आता है नेचुरल साइकिल के अलोंग, बट मेगा डैम डिस्टर्ब द रिलेशन। जो मेगा डैम बनेगा, तो जब डैम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी काफ़ी दिनों तक रुका रहेगा, ठीक है, ताकि वाटर जो है स्टोर हो सके डैम में। ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द रिवर्स बिहेवियर बिकम्स लेस एप्लीकेबल ड्यू टू द रैपिड चेंज कॉज्ड बाय द डैम कंस्ट्रक्शन। देखिए जब डैम कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो ये आपको वहाँ का जो फ्लो है उसमें ब्रेक, मतलब जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द रिवर्स बिहेवियर बिकम्स लेस अप्लीकेबल ड्यू टू रैपिड चेंज कॉज्ड बाय दिस डैम कंस्ट्रक्शन। द लाइवलीहुड ऑफ एग्रेरियन कम्युनिटीज, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कम्युनिटीज है उनका जो जीवन यापन है, आर थ्रेटेंड बाय अल्टर्ड वाटर फ्लो एंड इंक्रीज डिजास्टर रिस्क। देखिए एक तो है वाटर फ्लो कि कब पानी आएगा नहीं आएगा, अब जो है अब वो चाइना पे डिपेंड करता है। इंक्रीज डिजास्टर मैनेज रिस्क, देखिए डिजास्टर रिस्क को भी बढ़ावा दे रहा है। किस तरह से बढ़ावा दे रहा है, तो पानी पता चला डैम में बहुत ज़्यादा पानी हुआ, बहुत तीव्रता से छोड़ दिया, तो ये जो है रिस्क है, और पानी जो है रोक के रखेंगे। तो इस तरह से आपको इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लाइवलीहुड वहाँ के लोकल कम्युनिटीज पे असर करेगा। अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। तो देखिए इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या है, द ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स फ्लो टू मेंटेन डैम ऑपरेशंस कुड लीड टू कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेस फॉर सरफेस वाटर लेवल। देखिए हम अभी जस्ट जो वाटर लेवल की बात की है, तो यहाँ पे सरफेस वाटर, द ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स फ्लो टू मेंटेन डैम ऑपरेशन। देखिए किसी भी डैम ऑपरेट करते रहने के लिए रिवर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, विच लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस फॉर सरफेस वाटर लेवल। तो जो हम लोग का सरफेस वाटर लेवल है वो और डीप होते जाएगा। चेंजेज इन द मानसून पैटर्न्स एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम में एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड लोकल इकोसिस्टम। वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, लोकल इकोसिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट करने वाला है। द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द हिमालयन बायो रीजन इज एट रिस्क। देखिए हिमालय का जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है एक तरह से, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है तो उसको भी एक तरह से खतरा है। क्यों? क्योंकि जो आपको जहाँ पे डैम बनाया जाएगा वहाँ पे एक बड़े लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्शन ऑफ वेटलैंड सिस्टम वहाँ पे डिसरप्ट होने वाले हैं। पोटेंशियल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्शन ऑफ वेटलैंड सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं हाइड्रो पावर रेस इन द रीजन। हाइड्रो पावर रेस, देखिए कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैलेंज। द हाइड्रो पावर रेस इन द रीजन में जो हाइड्रो पावर का रेस है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए चाइना एंड इंडिया आर इंगेज्ड इन रेस टू बिल्ड ए मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र।
चाइना भी अपना जो है प्लान कर रहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, और इंडिया भी अपना प्लान कर रहा है। द चाइनास ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट, जो इस डैम का प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट, इज काउंटर्ड बाय इंडियाज अपर सियांग डैम, वाइल भूटान इज ऑल्सो डेवलपिंग सेवरल स्मॉलर डैम। भूटान जो है वो भी अपना प्लानिंग कर रहा है कि छोटे छोटे डैम बनाए, ठीक, और इंडिया भी अपना प्लान कर चुका है, इंडिया इज अपर सियांग डैम। द कंपटीशन रेजेज कंसर्न अबाउट वाटर सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अमंग डाउनस्ट्रीम नेशन। देखिए उसके बाद से बांग्लादेश भी है, हो सकता है बांग्लादेश को भी अपना कंसर्न हो, जैसे हम लोगों को कंसर्न है इंडिया का, उस तरह से बांग्लादेश का भी अपना एक कंसर्न है कि किस तरह से वाटर को जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो डिसरप्शन के तरफ में होने की संभावना है। अब हम लोग देखेंगे लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। जो लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या क्या है, द नन ऑफ द रिपेरेंट कंट्रीज हैव रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर सोर्सेज। देखिए आप यूएन क्लॉज का नाम सुने होंगे, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सी, ठीक। अब उसी तरह से आपको है रिपेरियन कंट्रीज का भी से संबंधित यूनाइटेड नेशंस का लॉ है। तो उस लॉ का क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस। देखिए जब इंटरनेशनल रिवर जब है तो उस तरह उसी पे भी एक जो है आपको कन्वेंशन बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। द अब्सेंस ऑफ इन्फोर्सिएबल फर्स्ट यूजर राइट्स कॉम्प्लिकेट्स द नेगोशिएशंस एंड कोऑपरेशन ऑन द वाटर मैनेजमेंट। देखिए अब्सेंस ऑफ इन्फोर्सिएबल फर्स्ट यूजर राइट्स, आपको फर्स्ट यूजर कौन है, ब्रह्मपुत्र आपको चाइना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट्स नेगोशिएशंस एंड कोऑपरेशन ऑन वाटर मैनेजमेंट। देखिए ये जिस तरह से चाहेगा उस तरह से हम लोगों को दिक्कत होगी। क्या पता मतलब जब कोई वार के समय हो, ठीक है, तो ऐसा करे कि रिवर में पानी स्टोर करे बहुत सारे डैम में, और एक ही बार उसको पूरा का पूरा एक ही बार छोड़ दे, तो हम लोगों को क्या है दिक्कत हो। फिर से उसके बाद से जब आपको नॉन रेनी सीजन हो तो पानी को रोक के रखे, हम लोग को वाटर स्कर्सिटी जो है वाटर सिक्योरिटी के लिए भी दिक्कत हो। तो इस तरह से जो है बहुत सारे हम लोगों को जो रिपेरियन कंट्री है बिलो द डाउन स्ट्रीम उसको दिक्कत होने की संभावना है। ऑनगोइंग territorial disputes between China and India further complicates the geopolitical landscape of the river basin। देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी हम लोगों के साथ में चल ही रहे हैं चाइना का, जो कि आपको वर्तमान में लगभग हमको लग रहा है कि सॉर्ट आउट होने की संभावना है, क्योंकि आपको हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर सर भी गए हुए थे, ठीक है, चाइना के काउंटर पार्ट से मिले हैं उनके, ठीक। तो इस तरह से जो है कि कोशिश की जा रही है टेरिटोरियल डिस्प्यूट को दूर करने के लिए। तब तक जो पता चला कि हम लोग को कि रिवर का जो डैम बनाने के सुनने में आ रहा है, तो इस तरह से जो है कि कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीज़ों को। अब हम लोग का नेक्स्ट जो इसमें है फ्यूचर कंसिडरेशन एंड अल्टरनेटिव्स। देखिए फ्यूचर कंसिडरेशन एंड अल्टरनेटिव में भी दो टॉपिक है, नीड फॉर कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए अब हम लोग आते हैं द नीड फॉर कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। जो हम लोग का मैनेजमेंट हो वो पूरा का पूरा एक दूसरे से कोलैबोरेटिव हो, ठीक। ए बायो रीजनल अप्रोच टू मैनेजिंग द ब्रह्मपुत्र कुड हेल्प मिटिगेट टेंशंस, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देखिए ऑब्वियस ही बात है, ए बायो रीजनेबल अप्रोच जो है अप्रोच टू मैनेज द ब्रह्मपुत्र कुड हेल्प मिटिगेट टेंशन। जो हम लोग के बीच में टेंशन है या बांग्लादेश या भूटान से हो सकती है, होने की संभावना है, एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। इंगेजिंग इन डायलॉग एंड कोऑपरेशन एमॉन्ग रिपेरियन कंट्रीज इसेंशियल फॉर एड्रेसिंग शेयर्ड चैलेंजेस। देखिए हम लोग अभी जस्ट हम लोग बात किए कि कोऑपरेशन सभी कंट्रीज का जो है एक कोऑपरेशन होना चाहिए इस पे, ताकि जो है कि रिपेरियन कंट्रीज को का जो इशू हो उसको रिजॉल्व किया जा सके, जो चैलेंजेज है उसको एड्रेस किया जा सके। अब आते हैं हम लोग लर्निंग फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्या लर्न करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, एंड इकोलॉजिकल इंसाइट्स कैन इन्फॉर्म बेटर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग रिवर मैनेजमेंट। देखिए इकोलॉजिकल इंसाइट्स को ले सकते हैं, ध्यान में रखते हैं, कैन इन्फॉर्म बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि बहुत अच्छे से डिसीजन हम लोग बना सकते हैं रिगार्डिंग रिवर मैनेजमेंट के बारे में।
अब हम लोग आते हैं द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो है इस पर क्या रोल हो सकता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज एग्जैकर्बेट्स रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOFS, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड अदर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। बहुत सारे अदर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होने के भी संभाव ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या है आपको कि देखिए, पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक, तो देखिए कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे पानी रहते हैं, ठीक, तो बहुत सारे पानी है, कंटिन्यूअस फ्लो होते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी जगह पे पानी जो इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं और ग्लेशियर लेक बन जाते हैं, ठीक। तो किसी तरह से कोई आपको लैंडस्लाइड या कुछ हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक हुआ, तो ये सारे के सारे जितने पानी, ये आप सोचिए कि 4 किलो, ये मतलब कि आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेंज में ये फैले हुए थे ग्लेशियर लेक। मतलब इतना बड़ा हो सकता है 10 मीटर बाई 50 मीटर, या आपको 50 मीटर बाई 100 मीटर होने की भी संभावना है। तो इस तरह से जो होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये एक ही बार लेक जो है आउटबर्स्ट होता है, पूरा का पूरा फ्लो हो जाता है। जैसे सिक्किम में पिछले साल ही हुआ था, आपको सिक्किम में हुआ था, ठीक है, ताकि बहुत सारे जो हम लोगों का जो बिल्डिंग प्रोसेस में था डैम का, ठीक, वो सीधे डैम बह गया, आपको सीधे डैम जो है फ्लड में बह गया। तो इस तरह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने की संभावना। रिसेंट इंसिडेंट्स सच एज चुंगथांग डैम कोलैप्स इन, देखिए सेम सिंपल से जस्ट हम आपको बताए भी, और यहाँ पे वो चुंगथाम डैम जो है, चुंगथाम डैम कोलैप्स इन सिक्किम हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटीज ऑफ डैम इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन रिवर सिस्टम नेसेसिएट ए रिवोल्यूशन ऑफ डैम बिल्डिंग स्ट्रेटजीज एंड देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। देखिए, कोई भी ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेंगे, ठीक, तो हमारे द्वारा क्या क्या मिस्टेक्स किया गया था, उनके द्वारा क्या क्या मिस्टेक्स किया गया था, वो क्या क्या मतलब कि फॉलो किया गया था, इस तरह से यदि कोलैबोरेटिव अप्रोच किया जाता है तो डैम बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट आते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनास मेगा डैम प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड फ्यूचर डायरेक्शन की। फ्यूचर डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है। देखिए, द मेडोंग डैम साइट इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हैविंग बीन अफेक्टेड बाय द 1950 मेडोंग अर्थक्वेक। देखिए, मेडोंग अर्थक्वेक आया था, वो हिस्टोरिकली बहुत मतलब कि वहाँ पे इम्पैक्ट किया था, विच कॉज्ड वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, बहुत बड़े लेवल पे जो है बाढ़ आया। अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द रिवर कैन इन्फॉर्म करेंट एंड फ्यूचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर जो भी है करेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है हमारे मतलब कि जो हिमालयन क्षेत्र में, वो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है मेडोंग अर्थक्वेक के को लेकर। चाइना's approach to managing the Yarlung Jiangpo as a rogue river reflects broader geopolitical ambition, while India has the opportunity to lead in sustainable river management practices. इंडिया का जो इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करें अपने, ठीक, और हम लोग एक फ्यूचर एस्पेक्ट से इसको देखते हुए आगे बढ़े, फ्यूचर डायरेक्शन। तो ये हम लोग का आज था इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनास मेगा डैम प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको कवर किए। अब हम लोग देखते हैं जो कल हम लोगों का जो टारगेट रहेगा डे 11 एंड डे 12। देखिए, डे 11 डे 12 में हम लोगों का टारगेट रहेगा ऑल इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पास्ट। ये देखिए, हम कुछ ही एक्ट्स जो है यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है अपने से आप लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी एक्ट्स ब्रिटिश के द्वारा मतलब कि लाए गए थे, जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी है इसके अलावा, ठीक है, ब्रिटिश एक्ट्स जो है उसको पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स थे। क्योंकि बीपीएससी जो है अपने 8 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में ये अब पूछना चालू कर दिया है। तो हम लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853। तो इन सारे पे एक शॉर्ट नोट्स आप लोग लिखिए, और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है जिसका लिंक जो है हम लोग के डिस्क्रिप्शन, यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन करें और हमको भेजें, ठीक है। ये 100 डेज का जो हम लोग का प्लान है वो ऑन रहेगा,
ठीक है, और हम लोग जल्द ही GS1 का सेक्शन 1 जो है कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।